नमस्कार। मेरे व्याख्यान का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। आधुनिक काल से तात्पर्य है कि भारत में आधुनिकता का आरंभ कब से होता है और साहित्य उसको समझने में, पकड़ने में कितना सक्षम है और कब से सक्षम हो पाता है। और इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि साहित्य के माध्यम से साहित्य का इतिहास इसको किस रूप में देखता है और कब से उसको समझता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है और साहित्य में उसके चित्र कब से दिखने लगते हैं। तो साहित्य का इतिहास सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि काल विभाजन की प्रक्रिया क्या हो, किस आधार पर हम काल विभाजन करें और एक काल को दूसरे काल से किस आधार पर पृथक करें। तो आधुनिक काल का जहाँ तक सवाल है कि साहित्य के इतिहासकारों ने भारतेंदु के जन्म 1850 ईस्वी से माना है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जन्म के वर्ष से हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ माना है। वैसे विद्वानों का बहुमत है कि सन 1857 की घटना सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ और वह एक युगांतकारी घटना है। वहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ मानना चाहिए। लेकिन कोई भी काल अचानक नहीं आता, उसका आरंभ बहुत पहले से हो चुका रहता है। जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य में कोई भी धारा अचानक न सूखती है, न अचानक कोई धारा प्रवाहित होकर अपने युग का निर्माण करती है। तो देखा जाए तो साहित्य के इतिहास में आधुनिकता का आरंभ माना जाए या यूं भी भारत में आधुनिकता का आरंभ माना जाए तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार अंग्रेजों द्वारा, वह एक युगांतकारी घटना है जहां बंगाल, उड़ीसा और बिहार की रियासत अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है और रही सही शक्ति भी कड़ा के युद्ध में समाप्त हो जाती है। आगे चल करके अंग्रेजों ने मराठों को और सिखों को हरा दिया, पराजित कर दिया और लगभग संपूर्ण भारत पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। वहाँ से भारत में आधुनिकता का आरंभ होता है। भारत में एक आधुनिक सोच, आधुनिक विचारधारा प्रवाहित होती है। चेतना के स्तर पर भारतीय जनमानस नए रूप में सोचने समझने के लिए तैयार होता है। सबसे अंत में अवध का राज्य भी अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता है और संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य होता है। अंग्रेज सर्वप्रथम अपने यातायात के लिए संसाधनों का विकास करते हैं, जिसमें रेल के जाल बिछाए जाते हैं और नवीन सड़कों का, चौड़ी सड़कों का निर्माण होता है, जिससे वे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें, वस्तुओं को ढो सकें तथा अवसंभावी शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए भी यातायात का विकास कर रहे थे। यह भारत में एक नई संसाधनों का विकास था। परोक्ष रूप से भारतीय समाज व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में आधुनिक संसाधनों का विकास हो रहा था। वैसे इन सब का विकास तो अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए, अपने व्यापारिक संसाधनों के लिए और सहूलियत के लिए कर रहे थे। खुद के शत्रुओं से रक्षा के लिए इन सब संसाधनों का विकास कर रहे थे। लेकिन परोक्ष रूप से भारतीय समाज में यह एक यांत्रिक आधुनिकता का आरंभ था। हाँ, वैचारिक रूप से हम देखते हैं कि यहाँ के समाज सुधारकों ने और संत समाज ने भी भारत में आधुनिकता को लाने का प्रयास किया। आधुनिकता को लाने का प्रयास का मतलब यह है कि
उन लोगों ने समाज में धार्मिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर कोई धार्मिक अंधविश्वास था या सामाजिक रूढ़ थी, उसको दूर करने का प्रयत्न किया। धार्मिक अंधविश्वासों में सुधार परिष्कार किया और वैज्ञानिक रूप से उन विचार को या विचारधारा को समाज में प्रसार करने का, समाज में फैलाने का काम किया और समाज में रूढ़ियों को, सामाजिक स्तर पर सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करने का कार्य किया। जैसे कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ। इसी तरह धार्मिक अंधविश्वासों का समापन, इस दिशा में कदम बढ़ाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने भारत में धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने का काम किया। धार्मिक अंधविश्वासों को दूर कर समाज में भाईचारा कायम करने का काम किया, क्योंकि समाज में उस समय तक छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई अभी भी विद्यमान थी। जाति प्रथा और इस तरह के बहुत सारे ऐसी विचार जो समाज में घृणा और हिंसा फैलाने का काम करते थे, उसका इन संतों ने, समाज सुधारकों ने इस पर अपनी दृष्टि डाली और समाज से इसको दूर करने का कार्य किया। भारत में आधुनिकता का आरंभ हम देखते हैं कि सन 1893 में स्वामी विवेकानंद का भाषण होता है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, और वहाँ पर उन्होंने पूरे विश्व को यह दिखाने का कार्य किया, अपनी क्षमता को बतलाने का कार्य किया कि हम आर्थिक रूप से या प्रशासनिक रूप से हम गुलाम भले ही हैं, हम अपने चिंतन के धरातल पर पूरे विश्व में सर्वोत्तम हैं और हम गुलाम नहीं हो सकते। यह एक क्रांतिकारी परोक्ष संदेश था पूरे विश्व को, और हम ज्ञान में, अध्यात्म में पूरे विश्व पर भारी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विश्व गुरु हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश शासन यहाँ होता है और ईसाई मिशनरियाँ धर्म प्रचार के लिए आती हैं, तब स्वामी विवेकानंद के उस भाषण से पूरे ईसाई समाज में यह संदेश जाता है, और वो एक तरह से वो लोग शर्मिंदा होते हैं कि हम किस देश में, किस समाज में धर्म प्रचार करने जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर वह समाज पूरे विश्व में सब सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, और उनको एक तरह से हीन भावना इस स्तर पर जरूर आती है। उनको अपनी कम होने का, अपने विचार और धर्म के स्तर पर कम होने का बोध होता है, और यह भी एक आरंभ होता है। राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में होती है। कांग्रेस की स्थापना से जिस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए की, वही कांग्रेस भारत में आज़ादी की लड़ाई को, स्वतंत्रता संग्राम के बिगुल को, उसकी आवाज़ को ऊंचा उठाने में सहयोग किया, और वही कांग्रेस अंग्रेज़ों को भगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में होता है, और वहाँ से 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रथम कविता, अपने जीवन की पहली कविता की रचना की। वहाँ से इसलिए विद्वानों ने उनके जन्म वर्ष से ही हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ माना, और उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी खड़ी बोली गद्य में रचना आरंभ की, नाटक, कहानी और रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त, संस्मरण आदि की रचना की। कविता अपने युग के, पूर्ववर्ती युग के महत्वपूर्ण भाषा ब्रजभाषा में वे भी करते रहे। भारतेंदु युग में कविता की भाषा ब्रजभाषा बनी रही, और गद्य की भाषा हिंदी खड़ी बोली हो गई। यह एक महत्वपूर्ण घटना है। हिंदी खड़ी बोली में
रचना का होना। इसके पूर्व के इतिहास में हम देखते हैं कि मुंशी इंशा अल्लाह खां और मुंशी सदा सुखलाल आदि ने खड़ी बोली की रचना की थी। सन 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य के विकास की भी बात कही गई थी, जिसमें पंडित लल्लूलाल और सदल मिश्र को हिंदी खड़ी बोली गद्य निर्माण का दायित्व दिया गया था और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन सबका समाहार करते हुए बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी खड़ी बोली के विकास की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन इनके पूर्व ही राजा लक्ष्मण प्रसाद और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी निरंतर हिंदी खड़ी बोली में लिख रहे थे। खड़ी बोली का प्रारूप क्या हो, इस पर विचार कर रहे थे और अपने लेखों को कुछ जैसे राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी खड़ी बोली लिखने के पक्षधर थे और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फारसी मिश्रित हिंदी खड़ी बोली के पक्षधर थे। लेकिन इन्हीं सब का समाहार प्रस्तुत करते हुए एक समन्वित हिंदी खड़ी बोली के विकास की तरफ बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना कदम बढ़ाया। फिर हम देखते हैं कि इसके आगे भारतेंदु ने अपने साथ एक रचनाकारों का मंडल तैयार किया और राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों को साथ लेकर के, जो उस युग की कमजोरी भी थी और मजबूरी भी थी और वही उसकी मजबूती भी थी, तब तक की रचनाओं में दोनों को साथ लेकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का भक्ति जगाने का, चेतना को जगाने का काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता के बिगुल को आगे बढ़ाने का काम किया। स्वतंत्रता की लड़ाई को बल देने का काम किया। साहित्य के माध्यम से अपने रचनाकारों को उस तरह की रचना के लिए प्रेरित किया और जगह जगह सभाएं की, जगह जगह गोष्ठियां करते रहे। और उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उनके नाम पर ही उस आधुनिक युग के प्रथम चरण का नाम भारतेंदु युग पड़ा। उसको पुनर्जागरण काल भी कहा गया। पुनर्जागरण का मतलब कि लोक जागरण, लोगों की चेतना को जगाने में वह सक्रिय था, क्योंकि एक बार जागरण का काल भक्ति काल में आ चुका था, उसे जागरण काल से अभिहित किया गया था और व्यापक लोक आंदोलन या जन आंदोलन अपने देश, समाज, धर्म और सभ्यता, संस्कृति आदि को इस्लामिक आक्रमणों से रक्षा के लिए किया गया था। वह आंदोलन, वह जनचेतना का आंदोलन था, वह लोक जागरण का काल था। वही यहाँ पर आकर के अब ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश उपनिवेश से रक्षा के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे। उसमें साहित्य की जो भूमिका थी, चेतना को जगाने का, राष्ट्रीय भावना को जगाने का, उसे पुनर्जागरण का काल कहा गया। इसके आगे हम देखते हैं कि भारतेंदु युग सन 1900 से जहाँ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग आरंभ होता है, वहाँ तक 1900 तक भारतेंदु युग को मानते हैं। और सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से इंडियन प्रेस के सहयोग से होता है। वहाँ से महावीर प्रसाद द्विवेदी उस पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को व्याकरण निष्ठ करने का काम किया, व्याकरण निष्ठ बनाने का काम किया, उसमें सुधार परिष्कार का कार्य किया, समस्या पूर्ति दे दे करके रचनाकारों को हिंदी खड़ी बोली गद्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्विवेदी जी का कार्य सारे विद्वानों ने एक मत से सराहा है और उसके महत्व को स्वीकार किया है। द्विवेदी जी का कार्य इतना महत्वपूर्ण रहा है हिंदी भाषा को लेकर के कि उनके नाम पर 1900 से 1918 तक के वर्ष को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 से लेकर 1918 तक
हिंदी खड़ी बोली के लिए कार्य किया। हिंदी यहाँ पर यह सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने हिंदी खड़ी बोली में गद्य का परिष्कार किया और पद्य के लिए भी खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए हिंदी के रचनाकारों को प्रेरित किया। सन 1918 से छायावाद युग का आरंभ माना जाता है। रोमांटिसिज्म छायावाद युग के प्रथम आधार स्तंभ रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। बाकी बहुत सारे रचनाकार हैं और सबका महत्व अपने अपने स्तर पर कम नहीं है, सबका महत्व बराबर है। इसी रोमांटिसिज्म में छायावाद युग में राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गईं और उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक रचनाएं छायावाद युग में होती हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। छायावाद युग में छायावादी रचनाओं में उनकी बिंबधर्मिता और काल्पनिकता जो यथार्थ के धरातल पर ही चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं और चिन्हित किए जाते हैं। नए बिंब नए प्रतीक भी उसमें आते हैं। इसमें कल्पनाओं का उड़ान कवि के लिए स्वतंत्र रूप से होता है। कवि इसके लिए स्वतंत्र है, कल्पना के लिए, काल्पनिक रचनाओं के लिए, लेकिन यथार्थ की भूमि से अलग कुछ नहीं होता है। एक और धारा छायावाद युग में ही उसके समानांतर चलती है जिसे राष्ट्रीय धारा के नाम से या राष्ट्रीय काव्य धारा के नाम से जानते हैं, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि ये लोग प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का युग था जैसा कि हम जानते हैं। उसमें प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय क्रांतिकारियों को बल देने के लिए खुली आवाज़ में काव्य रचनाएं कर रहे थे और अपने देश के वीरों को ललकार रहे थे। वीर रस की कविताएं उस धारा की प्रमुख विशेषता हैं। छायावाद युग से आगे हम देखते हैं कि 1918 से 1936 तक यह छायावाद का काल चलता है। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है जो डॉक्टर मुल्क राज आनंद और मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में होती है। अब प्रगतिवाद भी उस युग की एक मांग थी, ज़रूरत थी। जैसा कि हम देखते हैं कि आधुनिक काल में कुछ ही वर्षों में जनता की चित्तवृत्तियों में, जनता की सोच और चेतना के स्तर पर कुछ न कुछ परिवर्तन होते जा रहे थे। उसी अनुरूप काव्य धाराएं भी बदलती चली गईं। प्रगतिशीलता दुनिया में, विश्व में हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के साथ या उसके आरंभ की एक अनुगूंज सुनाई देती है और जिसमें मार्क्सवाद का प्रचार प्रसार होता है, मार्क्सवाद की आवाज़ बुलंद होती है। तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है, राष्ट्रीय आंदोलन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और प्रगतिवाद या प्रगतिवादी विचारधारा भारत में भी उस युग की ज़रूरत बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। तो प्रगतिवाद में देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध, ये बाबा नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल इत्यादि रचनाकार हुए जिन्होंने अपनी कलम से क्रांति जगाने का काम किया और समाज के शोषित दलित वर्ग को अधिकार दिलाने का, उनको समाज में समानता दिलाने की बात की। वह समानता चाहे सामाजिक स्तर पर हो या धार्मिक स्तर पर अथवा आर्थिक स्तर पर, वे लोग निरंतर अपनी कलम की ताकत दिखलाते रहे और प्रगतिवाद में भी एक संभ्रांत साहित्य की रचना की। प्रगतिवाद के बाद 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन आते हैं अपने तार सप्तक को लेकर के। तार सप्तक का प्रकाशन
एक उनके लिए प्रयोग था। वो कहते हैं कि यह प्रयोग नहीं है, यह नवीन शिल्प निर्माण का प्रयोग है। हम साहित्य में जो पुराने उपमा और अलंकार और रूपक ये सब पुराने पड़ गए हैं और हम उनको उनकी जगह पर कुछ नवीन कल्पनाधर्मी बिंब, उपमान और रूपक इत्यादि लाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हम राही नहीं, हम राही हैं, हम राहों के अन्वेषी हैं। हम नवीन मार्ग खोजना चाहते हैं, नवीन साहित्य के लिए, नवीन विचारधारा के लिए। और इस प्रकार 59 तक, चौथे सप्तक के प्रकाशन तक प्रयोगवाद चलता है और वहाँ से नवलेखन का युग आरंभ होता है, जिसे नई कविता का युग आरंभ होता है और वह चलता है 1970 तक। उसे साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। उसमें धूमिल जैसे एक बहुत ही युवा और तेजस्वी कवि आते हैं और उनके समानांतर तमाम राजकमल चौधरी और केदारनाथ सिंह, ये उनके समकक्ष काशीनाथ सिंह आदि युवा रचनाकार होते हैं, जिन्होंने किसी ने गद्य में अपना हाथ आजमाया तो किसी ने पद्य में आजमाया। और 1970 से अब तक समकालीन काव्य या समकालीन साहित्य की रचना मानी जाती है। अधिकांश विद्वानों ने, जिन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उन्होंने आधुनिक या समकालीन साहित्य को 1970 से लेकर के, समकालीन को 1970 से लेकर के अब तक माना और आधुनिक काल को 1850 से लेकर के अब तक की घोषणा कर दी। लेकिन हम देखते हैं कि एक उत्तर आधुनिकता जैसे शब्द आजकल प्रचलन है, उत्तर आधुनिक साहित्य जैसे शब्द प्रचलन है, यह भी विचार करने योग्य है। क्योंकि आधुनिकता कभी भी प्राच्य में नहीं बदलती। आधुनिकता हमेशा अपने आप को शीर्ष पर रखती है, अपने आप को सारी विचारधाराओं के ऊपर रखती है। आधुनिकता का स्वरूप बदलते रहता है, इसीलिए उत्तर आधुनिकता पर विचार करना भी विशेष है। और आधुनिक काल पर भी बहुत सारी बातें अभी कहने को है। मुझे उम्मीद है कि अगले व्याख्यान में मैं और छूटी हुई बातों पर पुनः विचार करूंगा। नमस्कार।